Assalamualaikum students of class 8. Today we will read Hindi chapter 2. Students, आप सभी पिछले वीडियो में चैप्टर 1 पढ़े समझे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स क्वेश्चन आंसर बना चुके हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम अगले चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। सबसे पहले तो लाख क्या होता है, किसे कहते हैं? तो लाख एक मटेरियल है, एक पदार्थ है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। जैसे रेशम कीड़े से तैयार होता है, उसी तरह से लाख भी कीड़े से तैयार होता है। इस कहानी के द्वारा लेखक के हमें ये बताना चाहते हैं कि मशीनी युग आ जाने की वजह से जिस काम को करने के लिए पहले बहुत से इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी, आज उस काम को करने के लिए एक मशीन की सहायता से, एक मशीन की हेल्प से उस काम को बहुत कम समय में और बहुत कम इंसान में उस काम को कर लिया जाता है, जिससे हज़ारों लोग आज बेरोज़गार हो गए हैं। और इस कहानी के द्वारा कवि अपने बचपन की यादों को भी ताज़ा किए हैं और अपनी बचपन की याद वो बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो अपनी छुट्टियां अपने मामा के गांव गुजारना बिताना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनके मामा के गांव में एक ऐसा आदमी था जिसका नाम था बदलू। वह लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और ये जब लेखक अपने मामा के गांव जाते थे तो वो बदलू इनको लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो गोलियां बहुत ही सुंदर होती थी और रंग बिरंगी, जो लेखक के मन को भाती थी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। लेखक कहते हैं कि गांव में हमें सबसे अच्छा आदमी अगर कोई लगता था तो वो बदलू था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और मेरे जाने पर वो मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाकर देता था, जो मुझे बहुत पसंद आती थी। इसलिए मुझे वो आदमी बहुत पसंद था। और गोलियाँ इतने रंग बिरंगी, इतनी खूबसूरत होती थी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी वो हर बच्चे को पसंद आती थी। मन मोहना मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब लिखा करते हैं, तो मैं तो अपने मामा के गांव जाता था। बदलू हमें रिश्ते में तो मामा ही कहना चाहिए था, लेकिन गांव के सभी बच्चे काका कहते थे, तो हम भी उन बच्चों के साथ साथ मामा ना कहकर बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था और उस मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन कहते हैं खुले हुए जगह को। तो एक बड़ा सा सहन था, उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। बदलू उसी नीम के नीचे, उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। बदलू का काम क्या था? चूड़ियाँ बनाना। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो वो उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब बदलू नीम के नीचे बैठ के, यानी नीम के वृक्ष के नीचे बैठ के अपना चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बगल में एक भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें आग जलता था और उस पर वो लाख को पिघलाकर पहले नरम करता था और नरम करने के बाद से फिर उसको वो एक लकड़ी पे रख कर
वो चूड़ियों का आकार देता था, यानी चूड़ियाँ किस शेप की होती हैं, किस शेप की बनानी रहती थी, उसका वो आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियाँ का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब बदलू पहले तो चूड़ियों का आकार देता। सबसे पहले तो वो लाख भट्ठी पे लाख को नरम करता। नरम करने के बाद चूड़ियों को शेप देता था, उसकी आकृति देता था। फिर आकृति देने के बाद से वो मुंगेरियों पे रख के, मुंगेरी कहते हैं कि ऐसी लकड़ी जो पीटने ठोकने के काम आती है, वो उस पे रख के चूड़ियों को अच्छे से पहले वो उसका आकृति बनाना, यानी उसको गोल बनाना, चिकना बनाने का काम करता था उस लकड़ी पे रख के। उसके बाद से जब पूरे एक हाथ की पूरी चूड़ी तैयार हो जाती थी तो फिर वो उसमें रंग भरता था, रंग भरने का काम करता था, जिससे चूड़ियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती थीं। बदलू यह काम सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब यहाँ पे लेखक कहता है कि बदलू जो था वो हमेशा एक मचिए पे बैठकर ये काम किया करता था। कौन सा काम? तो चूड़ियाँ बनाने का काम। वो हमेशा एक मचिए पे बैठ के क्या करता है? मचिया कहते हैं कि छोटा सा खाट जो जैसे स्टूल की तरह होता है, उस पर वो बैठ के हमेशा वो काम करता था। और उसके बगल में एक हुक्का रखा रहता था, उसके हुक्का पीने की आदत थी, तो वो बीच बीच में हुक्का भी पीता था। और मेरे पहुंचने पे वो मेरे लिए भी एक मछिया मंगवा देता ताकि मैं उस पर बैठ सकूं। और मुझे वो लला कहता था, लला कह के मुझे पुकारता था। और मेरे पहुंचने के बाद वो मुझे भी बैठने का इंतज़ाम करता, यानी मछिया मंगवा देता। मैं उसके पास जाकर घंटों बैठे रहता, यानी बहुत देर तक बैठे बैठे उसके काम को देखता रहता था कि वो चूड़ियाँ किस प्रकार बनाता है और कैसे चूड़ियाँ तैयार होती हैं। और वो लगभग रोज़ वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता था। और देखता था, वो लेखक देखते थे कि जो बदलू है वो लगभग रोज़ ही 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। और चूड़ियाँ बनाकर वह कुछ क्षण बेलन पर चढ़ाकर वो चूड़ियों को देखता रहता था। यानी चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगती थी कि वो देखता रहता था। वो बेलन पे चूड़ियाँ देखता था, जैसे लगता है वो बेलन पे न देख करके एक नववधू की कलाई में देख रहा हो। उसे चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगती थी। आगे है, बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं जैसे सोना का काम करने वाले को सोनार कहते हैं, लोहा के काम करने वाले को लोहार कहते हैं, उसी तरह से चूड़ियों का काम करने वाले को, चूड़ियाँ बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। तो ये बदलू जो था वो मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा कहते हैं जो काम पिता के समय से चलता आ रहा हो, तो वो उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वो स्वभाव का बहुत ही अच्छा था। कौन अच्छा था, लेखक या बदलू? बदलू स्वभाव का अच्छा था, ये बात लेखक बता रहे हैं। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ये जो बदलू है उसकी चूड़ियों की खपत बहुत थी। खपत होना नहीं, उसकी चूड़ियाँ बहुत बिकती थी, लोग पसंद करते थे, स्त्रियाँ पसंद करती थीं और ख़रीदती थीं।
गांव की स्त्रियां तो ख़रीदती ही थी, अगल बगल के गांव वाले स्त्रियां भी आकर उससे चूड़ियां ख़रीदती थी, परंतु वो चूड़ियों के बदले कभी पैसा नहीं लेता था। वो उसका अभी भी चूड़ी बेचने का जो तरीक़ा था वो वस्तु विनिमय का था। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु चीज़ को कहते हैं, और विनिमय एक्सचेंज। तो ऐसे चूड़ियों के बदले वो वस्तु के बदले वस्तु सामान लेना, तो वो वस्तु यानी चूड़ी देता था, तो उसके बदले वो सामान लेता था। तो वो भी औरतें चूड़ियों के बदले अनाज देती थी और वो पैसे नहीं देती थी, क्योंकि बदलू का ये तरीक़ा नहीं था चूड़ी बेचने का। उसे वो अभी भी वस्तु विनिमय का तरीक़ा ही अपनाता था। चूड़ियाँ देता और उसके बदले वो अनाज या कोई दूसरी चीज़ लेता, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, पर मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। और बदलू जो था वो अपने स्वभाव से बहुत अच्छा आदमी था, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ज़िद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकालना कहते हैं घाटे का पूरा करना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपयों जो मिलते सो अलग। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बदलू स्वभाव का तो बहुत अच्छा आदमी था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर उसे एक ज़िद हो जाती थी। यानी किसी चीज़ की ज़िद, जैसे बच्चे ज़िद लेते हैं हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसी तरह इस बदलू को भी एक चीज़ की ज़िद थी। और वो ज़िद क्या थी? वो ये थी कि शादी विवाह के अवसर पर जब वो चूड़ियाँ देता था, तो ऐसे तो वो चूड़ियों के लिए पैसे नहीं लेता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो पूरी कसर निकाल लेता था। यानी उसे जो भी चूड़ियों के वस्तु विनिमय की तरह जो अपनाता था तरीक़ा, तो उसमें चूड़ियों में जितना भी उसको नुकसान होता था, वो शादी के मौके पर वो उसका भरपाया कर लेता था, पूरी कर लेता था। यानी कोई कसर नहीं छोड़ता था। उस टाइम वो उसे पूरी तरह से वसूल लेता था अपने घाटे को। तो यहाँ पे वो लेखक बता रहे हैं कि जब शादी विवाह का अवसर आता तो वो ज़िद पड़ जाता। मुझे याद है कि मेरे मामा के गांव में एक लड़की की शादी थी और वो उस पर गुस्सा हो गया था, तो उसको मनाने के लिए लोगों को लोहे लग गए थे। यानी लोहे लगना मतलब बहुत मुश्किल से मनाना। तो वो जब बदलू गुस्सा हो गया था तो उसको मनाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल हुआ था और बहुत मुश्किल से लोगों ने उसे मनाया। और फिर उस शादी में वो ज़िद था, जो चीज़ की उसकी डिमांड थी, मांग थी, उसे पूरी करने के लिए लोग उसकी मांग को पूरी किए और उसके लिए उसकी घरवाली को वस्त्र दिए। यानी घरवाली कहते हैं बीवी को, तो उसकी बीवी के लिए वस्त्र दिए, ढेरों अनाज दिए, उसके यानी बदलू के पहनने के लिए पगड़ी दिए और रुपये पैसे दिए, वो तो अलग ही था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इंशाअल्लाह ताला अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस जो आज पढ़ें उसको एक बार फिर से इस चैप्टर को आप लोग रिवीज़न कीजिएगा, और जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछेंगे, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और आपका होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर में जितनी कहानी और बची हुई है उसको आप लोग एक बार ख़ुद से पढ़ेंगे, ताकि मेरे अगले वीडियो में पढ़ाने के टाइम आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।